ओके, तो हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले सिंपल टर्म्स में। ये क्या होता है? ये होता है दोज फोर्सेस या दैट फोर्स। अगर हम फोर्सेस की बात करेंगे, दोज फोर्सेस द वर्क डन बाय विच is independent upon of the path। ओके, यहां बोलेंगे कि ये डिपेंड करता है, the work done by which is dependent upon the initial and final position of the object only, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। रिमेंबर, फिर आप एग्जामिनेशन में लिखते हो कि दोज फोर्सेस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। दैट्स रॉन्ग। वो फोर्सेस जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा या डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होगा, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब कि इनकी वजह से जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो होगा क्या? अब स्टेट फंक्शन, जिसको थर्मोडायनामिक्स में आप बोलते हो स्टेट फंक्शन, वो एक स्टेट फंक्शन होगा। स्टेट फंक्शन मींस विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है इनकी वजह से वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। ऑलराइट, तो इनमें हमारे पास एग्जांपल आता है, हमारे पास कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है कंजर्वेटिव होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं, एंड सो ऑन। ओके, ये सारे फोर्सेस जो है ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहते हो, देखो हमने कल बताया था कि वर्क डन जो है वो क्या होता है? दैट इज द इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स बिटवीन टू पोजीशंस एफ डी एक्स। यही बोला था हमने वर्क डन। ओके, मान लो ये 1 से 2 गया तो वर्क डन इतना है, जब ये 2 से 1 आएगा तो वर्क डन जो है वो कितना होगा? दैट विल बी x2 तो x1 f और f इंटू डी एक्स, यही होगा। ऑलराइट, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जब हम बोलते हैं मैथमेटिकली, हम बोलते हैं कि वर्क डन दैट इज टोटल वर्क डन बिटवीन 1 to 2 देन बैक टू 2 to 1। अगर ये दोनों का सम जो है 0 के बराबर आ जाएगा तो हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव है। तो देखो जरा, 1 to 2 डालेंगे वैल्यू, इट्स x1 to x2 f dx प्लस है x2 to x1 f dx। ऑलराइट, बट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इनके लिमिट्स उल्टे करोगे साइन नेगेटिव हो जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स x1 to x2 f dx माइनस करके लिखेंगे इसको x1 to x2 f dx, क्योंकि अभी तक ये प्लस था x2 to x1, अभी हमने x1 to x2 लिख लिया। देखो कैंसिल आउट होके क्या बनेगा? 0। तो हम ऐसा भी बोलते हैं, यहां से हम ये भी लिखते हैं कि अगर क्या होगा, दोज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय देम इज कि वर्क डन बाय देम ओवर अ होल साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या होगा? कंप्लीट साइकिल इज 0। ऑलराइट, कि अगर आप कंप्लीट साइकिल में वर्क डन देखेंगे वो किसके बराबर होगा? 0। तो हम लिखते हैं ऐसे, इफ दिस इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो तब हम बोलते हैं कि ये जो गोल साइन है यहाँ पे, इसका मतलब होता है क्लोज्ड पाथ के लिए, कि जहां से जाओगे फाइनली रिटर्न करोगे वहां पे। क्लोज्ड पाथ के लिए जो f डॉट dx आपको पता है, इट्स द वर्क डन। अगर दो लिमिट्स के बीच में तो ओपन इंटीग्रल है, अगर ऐसा साइन है तो क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए जो है वर्क डन फॉर जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है उनके लिए इसका वैल्यू क्या आता है? 0 के बराबर। ओके, तो जैसा आप देखोगे, अगर आप ग्रेविटी की बात करोगे, आप यहां से ऊपर गए ऑब्जेक्ट, तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी है कितनी? मान लो mgh। अब वहां से उसको वापस ला रहे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहे हो कितनी? -mgh। टोटल वैल्यू कितना आ गया इसके पोटेंशियल एनर्जी का? प्लस mgh माइनस mgh, नेट वैल्यू इज 0। तो नेट फोर्स, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है 0 है। यहां से ऊपर, वहां से वापस फाइनली सेम पोजीशन पे लाए, वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड व्हाट अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इसका उल्टा, कि इनके वजह से जो वर्क डन होगा
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा डिपेंडेंट अपॉन द पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे तो those forces the work done by which is dependent upon the path followed, dependent upon the path followed। ऑलराइट, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे किसकी, फ्रिक्शन, जितने भी टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कस ड्रैग वगैरह, ये सारे फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस, ये सारे जो फोर्सेस है हमारे पास क्या है? ये है नॉन कंजर्वेटिव नेचर। ऑलराइट, इन केस में क्या होता है? देखो जैसे अभी मैंने बोला आपको कंजर्वेटिव के केस में कि आप ऊपर गए, आपने 10 जूल एनर्जी इसको पोटेंशियल बढ़ाई, वापस आ गए, -10 जूल कर दिया, नेटवर्क आ गया 0। मगर अगर आप फ्रिक्शन देखोगे, मान लो आप यहां से वहां जा रहे हो, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से वहां ले जा रहे हो, राइट, तो क्या होगा? ये गए यहां तक, फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट लग रहा है, तो वो हीट डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। आप पहुंच गए यहाँ पे। अब अगर आप वापस को यहाँ ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि ये फ्रिक्शन वापस से अपनी जो इसने हीट लॉस करी थी वो वापस देगा और हमें वो एनर्जी गेन होगी, नहीं। जब ये यहाँ से इधर जाएगा, फ्रिक्शन फिर से पीछे की तरफ रहेगा, फिर से एनर्जी लॉस हो जाएगी। सो इन दीज केसेस क्या होता है कि नेट वर्क डन ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो। तो हम बोलते हैं क्या कि नेट वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या होता है? कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो। नॉन जीरो होता है, मतलब ये क्लोज इंटीग्रल जो है ये क्या होता है? इट्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर द केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस और ये है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और इनके एग्जांपल्स। ऑलराइट, तो इसी के साथ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट, क्या इन कंजर्वेटिव फोर्सेस या अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स, इन कंजर्वेटिव फोर्सेस the mechanical energy of a system remains conserved. The mechanical energy of a system remains constant. क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। मगर प्रोवाइडेड कि फोर्स कौन सा है हमारे पास? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये जो है कांस्टेंट नहीं रहती है। तो अगर हम इसका देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास, देखो हमने पढ़ लिया था क्या? वी नो कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी me से डोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है हमारे पास। ऑलराइट, तो हमने ये भी देखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा इट इज नेगेटिव x1 टू x2 किसका? एफ डी एक्स का। ये हमने पहले ही कर लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि डेल्टा के दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? x1 टू x2 प्लस f इंटू डी एक्स। ऑलराइट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो डेल्टा u प्लस डेल्टा k आएगा x1 टू x2 f डी एक्स माइनस प्लस x1 टू x2 f डी एक्स। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बोला था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इंटीग्रल सेम है तो कैंसिल आउट पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बनेगा 0। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक इज 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो है वो किसके बराबर है? पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ गया? अगर चेंज 0 है तो विच इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो दैट इज लॉ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, कि अगर आप देखोगे कि
चेंज, ये एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव लीनियर इंटीग्रल ऑफ फोर्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने पढ़ लिया था, इट इज द लीनियर इंटीग्रल ऑफ दिस वर्क डन जिसको हम बोलते हैं उसके बराबर होता है। इनको ऐड करके हमने देख लिया कि चेंज, टोटल चेंज का वैल्यू 0 है। अभी चेंज जो है ये किसके बराबर, अगर चेंज 0 है तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है इसकी जो ये मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि चेंज का वैल्यू 0 है, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू ही जो है उसका सब्ट्रैक्शन करोगे इनिशियल फाइनल तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। ओके, सो फॉर एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी का सम जो है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, प्रोवाइडेड जो फोर्सेस है हमारे वो क्या है, वो है कंजर्वेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे क्या मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल, अगर हम करेंगे, अगर हम देखेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ, या सिंपल हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब दैट इज मूविंग डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो 2-3 केसेस लेंगे, एग्जामिनेशन में भी कभी कभी आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ओके, इनिशियली इसकी हाइट जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी हाइट मान लो h1 है, ये वैल्यू यहाँ तक, ओके, कुछ समय के बाद ये यहाँ पहुंच गया होगा, ओके, तो इसकी हाइट यहाँ पे है h2 के बराबर, ऑलराइट, फिर ये फाइनली यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पे इसकी हाइट जो है मान लो ये है हाइट h3 के बराबर, ऑलराइट, इसका कुछ मास मान लिया हमने, ओके, मान लो जो है हमारे पास m जो है ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है पोजीशन 1 हमारे पास, ये है पोजीशन 2 हमारे पास, ये है पोजीशन 3, ओके, h1 h2 h3 जो है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, above the surface of earth, above the surface of earth at positions, कौन सी positions 1 2 and 3 respectively, ओके, तो इनिशियली इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट वो 0 है, ऐसे लिखेंगे u इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी है v2, यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी है v3, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले एट पोजीशन 1 पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, mgh1 के बराबर, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज सिंपली mgh1, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरी इजी। आपने देखना है कि डिफरेंट पोजीशंस पे इसकी जो है मैकेनिकल एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है, तो पोजीशन 1 पे ये आ गया, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब हम देखेंगे पोजीशन 2 पे, ओके, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at बिटवीन किसके बीच में, पोजीशन 1 एंड 2 के बीच में, अगर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इज v1, इनिशियल इज 0, एक्सेलरेशन इज g, और टाइम यहाँ छोड़ो, हमें टाइम क्यों फाइंड करना है इतना सारा, हम करेंगे सीधा थर्ड इक्वेशन यूज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h, ओके, बिटवीन किस पोजीशन के बीच में, बिटवीन पोजीशन 1 एंड 2 के बीच में, फाइनल वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज 0 इक्वल टू 2 इंटू g, कितने डिस्टेंस नीचे आ गया, ये टोटल इज h1 माइनस करेंगे h2 तो बची है डिस्टेंस, तो ये आ गया कितना, h1 माइनस h2, तो v1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2g इंटू h1 माइनस h2, ये आ गई वेलोसिटी। नाउ
नाउ अब हम देखेंगे क्या, एट पोजीशन 2 पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, mg अबव द सरफेस कितना है ये h2। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/2 m इंटू v1 के स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे 2g इंटू h1 माइनस h2, 2 and 2 कैंसिल, ये बनेगा mg इंटू h1 माइनस h2, तो आप लिख सकते हैं इसको mg h1 माइनस mg h2। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल जो आएगी कहाँ पे, एट पोजीशन 2 इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का वैल्यू हमने निकाला ये, दैट इज mg h1 माइनस mg h2 प्लस पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास ये है इस पोजीशन पे, दैट इज mg h2 H2 कैंसिल। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 2 जो है वो किसके बराबर आ गया, mg h1। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, वेरी इजी, ऑलराइट। अच्छा, तो ये है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो किस पोजीशन पे आ गई है, पोजीशन सेकंड पे आ गई है हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड पोजीशन पे क्या होगा और ग्राउंड पोजीशन पे क्या होगा। ओके, तो ये इक्वेशन में थोड़ा साइड में लिख के रखूंगा मैं, ओके, कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई है मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल टू mg h1, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड आ गई मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन सेकंड जो है दैट इज इक्वल टू mg h1, ये इक्वेशन सेकंड। नाउ हम क्या करेंगे थर्ड पोजीशन पे, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3 के बीच में, यहाँ पे इस पोजीशन के बीच में करेंगे तो हमारे पास वहां पे वेलोसिटी कितनी है v2 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2g, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गया ये h1 माइनस h3, इट इज h1 माइनस h3, तो v2 का स्क्वायर आ गया 2g h1 माइनस h3। ऑलराइट, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 3 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, mg h3 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 स्क्वायर, दैट इज 1/2 m v2 का वैल्यू यहां से डालेंगे स्क्वायर करके, इट इज 2g इंटू h1 माइनस h3, 2 and 2 कैंसल्स आउट, इट्स mg h1 माइनस mg h3, दैट इज काइनेटिक। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 3 इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक इज इक्वल टू mg h1 माइनस mg h3 प्लस पोटेंशियल इज mg h3, दिस एंड दिस कैंसल्स, इट्स mg h1। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गई मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 3, कॉल दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब लास्ट में देखते हैं कि ग्राउंड पोजीशन पे क्या होगा। अगर आप ग्राउंड पोजीशन पे देखोगे, एट ग्राउंड लेट से इसकी वेलोसिटी है v3, यूजिंग कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v3 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू g इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है h1, तो v3 का स्क्वायर आ गया 2gh1। ऑलराइट, नाउ मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पे कितनी होगी 0, बिकॉज हाइट इज 0। काइनेटिक एनर्जी देखेंगे 1/2 m v3 स्क्वायर, दैट इज 1/2 m इंटू v3 स्क्वायर के बदले में 2g h1, 2 and 2 गोज, तो काइनेटिक एनर्जी इज mg h1। ऑलराइट, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी एट ग्राउंड पोजीशन, यहाँ इसको फोर्थ पोजीशन बोलेंगे, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज सिंपली mg h1 प्लस 0। तो हमारे पास आ गया क्या, मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 4, इसका नाम रखो ये पोजीशन 4 है, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर mg h1, इक्वेशन नंबर 4। अगर आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन
from equation first, second, third and fourth, mechanical energy at 1 equal to mechanical energy at 2 equal to mechanical energy at 3 equal to mechanical energy at 4. Why? Because the object is moving under gravity. Because since gravitational force are conservative forces, that is why the mechanical energy जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है. So that is the mechanical energy of an object falling under gravity freely. Alright? इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको जीरो रखी थी, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, आपकी मर्जी है, जो आपने रखनी है वो आप रख सकते हो, बट हमेशा जो है क्या होगा, सम ऑफ दिस वैल्यू जो है ये हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ऑलराइट. अच्छा इसके अलावा हमारे पास क्या है, और एक चीज है कि अगर आपके पास जो वर्टिकल मोशन हमने पढ़ी है कि इसमें लॉज ऑफ मोशन में हमने मोशन में वर्टिकल सर्कल पढ़ा है, अगर आप उसमें भी डिफरेंट पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जीज फाइंड करना चाहोगे कर सकते हो, सॉरी मैकेनिकल एनर्जीज, तो आप कर सकते हो. वहां पे भी आप यही प्रूव करोगे कि मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट पोजीशंस पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. इसके अलावा है हमारे पास कौन से, स्प्रिंग फोर्सेस. स्प्रिंग फोर्सेस में जो है रेस्टोरिंग फोर्सेस कितना होता है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट फिलहाल एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, जो आपके टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन है. एक तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है आपके इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, आप वो चेक कर सकते हो. और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, उनमें से एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन. आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये है एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी इन पावर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6.2. ओके, तो इसमें क्या क्या डेटा दी है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2 kg, इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है. इसके अलावा क्या दिया, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जो है वो कितना है, 7 न्यूटन दिया है. ओके, एक टेबल पे रखा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के का वैल्यू दिया है 0.1. ऑलराइट, तो आपने बताना है अप्लाइड फोर्स जो है वो कितना वर्क करेगा पहले 10 सेकंड में. पहला पार्ट है क्या, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स जो है वो कितना वर्क करेगा इन 10 सेकंड्स. फोर्स के लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है, फोर्स होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो. देखो हमें चाहिए इसके लिए फोर्स तो दिया है हमें 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है. देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज 7 न्यूटन, मास इज 2, सो एक्सेलरेशन विल बी 3.5 मीटर पर सेकंड. ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको 0, टाइम दिया है आपको कितना 10 सेकंड्स. तो यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ s. तो s आएगा 0 प्लस 1/2 इंटू acceleration is 3.5, 10 squared it is 3.5 into 100/2, ये बनेगा 50. तो ये बनेगा कितना, 5 5 is 25, 5 3 is 17, 175 मीटर बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू. नाउ पुट द वैल्यू इन f and s, you will get the answer. और आंसर कितना आ जाएगा, आपने फोर्स 7 into 175 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा इसका. ओके, लेट्स चेक द आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6.2, इट इज 882 जूल निकलेगा. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 175 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फोर्स कितना दिया है हमारे पास 7. ओके, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास वर्क डन आ जाएगा. सेकंड इक्वेशन ऐसी ही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. आपने फ्रिक्शन का वैल्यू पहले फाइंड करना है, वो है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, mg के बराबर. तो म्यू इनटू m का वैल्यू 2, g का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू दिया आपको 0.1, g का वैल्यू दिया है 10, इट इज 2 न्यूटन आ जाएगा इसका वैल्यू. ऑलराइट, तो 2 न्यूटन से डिस्प्लेसमेंट सेम है तो कर लो, वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा 350. आंसर दिया है इसका 350, तो आप वो चेक कर सकते हो. ऑलराइट, तो
इसके अलावा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज के अगर नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वर्डन पे नेट फोर्स जो है वर्डन कितना करेगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 10 सेकंड्स में कितनी होगी। ओके, तो 10 सेकंड्स में ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं आपने। तो पहले सबसे पहले ये करना है आपने क्या, आपने पहले डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करना है। वो कहां से, फोर्स मास दिया है, फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है 175 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड कर लो, वो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। अगर आपने नेट फोर्स देखना है, नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 7 न्यूटन आगे, 2 न्यूटन पीछे, तो 5 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट द आंसर। तो ये इसके पहले ये वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद जो वर्क डन के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग करने हैं ये सॉल्व। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस है इसके ऊपर जिनके आप आंसर निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है जो डेटा मिसिंग है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, सॉल्यूशन फिर सिंपल है, आप इसमें वैल्यू डाल के आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। राइट, तो पहले जो वैल्यूज मिसिंग है वो कैलकुलेट करने हैं, और फ्रिक्शन मिसिंग था फ्रिक्शन का, बट उसके जो डेटा दी हुई थी तो वहां से फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर फोर्स आगे ले जा रहा है पॉजिटिव वर्क, रिमेंबर फ्रिक्शन का वर्क आएगा नेगेटिव वर्क। ऑलराइट, नेट वर्क निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आपके पास आ जाएगा नेट वर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।